आदाब, मैं रिफात अली खान। आप देख रहे हैं रिफात अली खान ऑफिशियल, वो प्लेटफॉर्म जहां हर बात दिल से निकलती है और जहनों में गूंजती है। यहाँ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात, एहसासात, कहानियां आप तक पहुंचती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर एक नए अज़्म, एक नए हौसले के साथ। आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है भाजपा महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश, इमरान खान साहब। सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिफात जी आपका और आपके सभी देखने वाले दर्शकों का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका समाजी और सियासी सफर कब शुरू हुआ और अब तक का सफर कैसा रहा? शुरू तो 2006 से ही 2005-06 में ही रहा और ठीक रहा अब तक, जो भी रहा कोई शिकायत नहीं रही किसी से। जी, जहां तक आप पर स्टडी की गई, आपका खानदान, आपका बैकग्राउंड जो है वो कभी कांग्रेसी रहा है, कभी सपाई रहा है, तो आप भाजपा में क्यों हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेसी, ठीक है वो एक दौर था, हमारे लोग कांग्रेस में भी रहे, अच्छे अच्छे पदों पर रहे और समाजवादी में भी हैं, अच्छे अच्छे पदों पर रहे, ठीक है, अपनी अपनी सोच है। मैं भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ, पूर्व में भी जिले की जिम्मेदारियों में रहा और अन्य जिम्मेदारियों को निभाता रहा, तो ठीक है, उसमें कोई खास वजह नहीं है। आप नेताजी के करीबी माने जाते हैं, नेताजी को आप मुसलमानों के प्रति कैसा रवैया देख रहे हैं? नहीं, नेताजी के करीबी हम ही नहीं, हम जैसे लाखों युवा है जी। और जहां तक ये सवाल है आपका कि नेताजी का मुसलमानों के प्रति क्या रवैया रहा, तो वो उनका रवैया हर किसी के साथ एक जैसा ही है, कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी जो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास हो, सबका विश्वास, सही माने में नेताजी इसको कर रहे हैं। बस एक पर्सनल सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आज देखा जाता है चुनावी दौर है, एक जिला पंचायत सदस्य होता है, वो गाड़ियों का काफिला लेकर निकलता है, 2-4 गाड़ियों का काफिला लेकर गर्दा उड़ाता रहता है। आपको देखा जाता है बड़े सादगी से रहते हैं, इसकी क्या वजह है? वो मेरा मिजाज है, सादगी पसंद हूँ मैं और पसंद भी यही करता हूँ। शायर ने कहा था कि मुख्तसर ही सही मैशर तो है, मुख्तसर ही सही मैशर तो है, जो कुछ भी है नहीं से बेहतर तो है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में आने का उद्देश्य आपका क्या था? पॉलिटिक्स में आने का उद्देश्य पूरा बैकग्राउंड ही वही रहा जी। परिवार में ही तमाम लोग अलग अलग पदों पे रहे, उनके साथ रहना हुआ, तो स्वाभाविक है। मेरा मतलब कोई इतना बहुत ज्यादा है ही नहीं कि ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं, बहुत सादा जीवन है, बहुत सरल हो, दोस्तों के लिए बहुत अच्छा दोस्त हो, बाकी है दुश्मन मैंने कभी किसी को माना। अपने ख्वाब हो सकता है ना हो, लेकिन अपने लोगों के लिए आप क्या? हाँ, उनके ख्वाब है, ये सही है, ये आपकी बात सही है, उनके ख्वाब है, वो बहुत कुछ चाहते हैं, उनकी उम्मीदें भी मुझसे बहुत हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी मौका दिया तो उन ख्वाबों को कितना पूरा करने में आप कामयाब हुई है और कितना बड़ा ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि कितना क्या, लेकिन हाँ कोशिश है मेरी होती है कि मुझसे जुड़े हुए लोग, वो कोई भी हो, मेरे अपने हो या अलग जो भी हो, दूर दराज के हो या कहीं के भी हो, अगर मुझसे जुड़े हैं, अगर कोई ना कोई चीज हो ही जाती है, तो जहां तक भी मेरी व्यवस्था है, जैसे भी मेरे कुछ बड़े भाई हैं, मेरे अपने अगुआ हैं, सियासी सरपरस्त हैं, तो उनसे मिलके या कुछ अपने स्तर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका होता है, ठीक है, अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होते हैं कि हम अपने लोगों के लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ऐसा कुछ ख्वाब आपका है अपने लोगों के लिए? तो अल्लाह ने कभी मौका दिया तो मैं जरूर करना चाहूंगा वो सब कुछ जो समाज की बेहतरी के लिए हो, कबीले की बेहतरी के लिए हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो, जो भी अपने हैं, जो अपने नहीं हैं, उन सबों के लिए अगर कुछ बेहतर कर पाऊं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। एक कतरा ही सही मुझे ऐसी नियत दे मौला, एक कतरा ही सही मुझे ऐसी नियत दे मौला, किसी को प्यासा देखूं तो दरिया हो जाऊं। माशाल्लाह। अवध क्षेत्र में हर कोई जानता है कि आप महामंत्री हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो है महामंत्री होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। आज हम आपसे कोई शेर सुनना चाहेंगे जो आपका पसंदीदा शेर हो। एक है, मैं अक्सर कहता हूँ, वहां से पानी का एक बूंद भी ना निकल सका, वहां से पानी का एक बूंद भी ना निकल सका, जिन आंखों को उम्र भर हम झील लिखते रहे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने देखा कि इमरान खान साहब जो है बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं। आप अवध क्षेत्र के महामंत्री हैं, क्या 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 अभी तक मुसलमानों के लिए आपने? देखिए, सरकार की
जैसे मोदी जी का नारा ही है, सबका साथ सबका विकास, जी सारी बातें उसमें आ जाती है, कुछ बचता नहीं है। जी एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था सबको मिल रही है, जो लोग उसके पात्र हैं या अपात्र की जो व्यवस्था है वो उसको मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे गलत लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में भेदभाव करती, नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भेदभाव नहीं करती, ये मैं कह सकता हूँ डंके की चोट पे, इसमें कोई भेदभाव नहीं। जी वो किसी गांव में 2 वोट मिला है माननीय विधायकों को, माननीय संसद जी लोगों को, हम देखते हैं पोलिंगों को, और पिछले 3-4 चुनाव में चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा, सब देखें, लिस्ट है, कहीं 16 वोट, कहीं 12 वोट, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वहां आवास हो, पेंशन हो और राशन कार्ड का मामला हो, सबसे ज्यादा उस गांव में दिया जा रहा है, और वो हमारे ही समाज, मुस्लिम समाज के ही गांव है, तो कहाँ भेदभाव है? सबसे ज्यादा लाभ उसी समाज को मिलेगा जो पात्र है या उस व्यवस्था में सबसे नीचे है। तो देखिए, एक गांव में एक प्रधान है जी, प्रधान है, वो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, गांव में पटीदारी कबीले के लोग हैं, प्रधान के साथ जो लोग रहते हैं जी उन्हीं की वो बात करता है, उसी के पटीदार अगर साथ नहीं रहते तो उनके खिलाफ सभा मोर्चा खोल देता है, तो इसमें क्या बुराई? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार ये कहता है कि उस गांव से हमें वोट नहीं मिलता, ठीक है, तो इसमें बुराई क्या है? जब वोट की ही राजनीति है, जहां वोट मिलता है, फिर भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी में अच्छा ही है, इसको मानना मानना चाहिए आपको कि कोई भेदभाव नहीं है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, या माननीय विधायक जी का हो, या माननीय सांसद जी का हो, कोई भी, हमारे माननीय विधायक जो स्थानीय है वो भी, और हमारे माननीय सांसद वो भी, कोई भेदभाव नहीं करते। ठीक है, बातचीत के क्रम में भेदभाव आ जाता होगा, भाषणों में आ जाता होगा, वो एक शासक की अपनी मजबूरियां है, वो सियासत की अपनी मजबूरियां है, और होनी भी चाहिए, उसमें क्या बुराई? मैंने अभी उदाहरण के तौर पर कहा कि प्रधान को उसका सगा पटीदार वोट नहीं देता तो प्रधान उसको विरोधी बोलता है और उसका उसका खिलाफत बहुत मजबूती से करता है, तो फिर अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ये सोचता है तो इसमें क्या बुराई भाई? सारी शिकवा शिकायत भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों? समाजवादी पार्टी ने अब तक क्या किया, कांग्रेस ने अब तक क्या किया, बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया? उनसे भी तो कुछ शिकायतें होनी चाहिए। मैं रहा हूं उन पार्टियों में भी, जी मैं बसपा में भी रहने का मुझे मौका मिला, और बड़े बहुत सारे लोगों के साथ रहने का मौका मिला, और ठीक है, मैंने देखा है हर जगह भेदभाव है, हर तरीके से भेदभाव है, सब अपने लोगों के ही बारे में सोचते हैं, ठीक है, और अपने लोगों के बारे में सोचने का मतलब मेरा बुरा कि जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके वोटर हैं, इसमें बुराई क्या है? रिफात जी, इसमें क्या बुराई है बताइए? फिर भी भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से बहुत अलग है, ये बिल्कुल सही है, सबका साथ सबका विकास, इसमें कहीं कोई इटबट नहीं है, लेकिन खास करके हमारे जनपद में। मुसलमानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक सिर्फ नारा है? नहीं नहीं, अब वो क्योंकि वो हमेशा खिलाफ ही सोच रहे हैं, जी उनको लगता है कि है साथ तो है नहीं, कुछ लोगों को छोड़ दे तो बाकी लोग तो खिलाफ ही होते हैं, जी तो फिर वो इसी तरीके की उनकी मानसिकता बनी हुई है। सुधारना होगा, जागरूक होना पड़ेगा समाज को, भाई खास करके हमारे समाज को, उनको देखना होगा कांग्रेस ने क्या क्या किया था उनके साथ, कांग्रेस के शासनकाल में कितने दंगा हुआ, आप तो बेहतर जानते हैं, आप तो हमारे धार्मिक गुरु भी हैं, आप तो बेहतर जानते हैं, हासिमपुरा से लेके मलियाना तक, भागलपुर से लेके कितने दंगे हुए, कहा कितना कुछ हुआ, इतिहास भरा पड़ा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक मतलब विचार करना चाहिए ये भाजपा के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो कहता भी हूँ, पार्टी ने मुझे वो जिम्मेदारी भी दी है, मैं अपने लोगों से मिलता हूँ बातचीत के क्रम में, या आना जाना जब भी होता है किसी कार्यक्रमों में, मैं कहता भी हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं समझ पा रहे हो, एक समय आएगा वो समझेंगे, एक समय आएगा वो समझेंगे, ठीक है, और समझना भी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? आप जिनको वोट नहीं करते हो, जिनको सपोर्ट नहीं करते हो, जिनके खिलाफ झंडा लेके विरोध करते हो, ठीक है, फिर भी वो आपकी मदद करते हैं, तो आपको विचार करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या दिक्कत है आपको भाई? आप तो विधायक बन नहीं रहे, आप तो संसद बन नहीं रहे, आप किसी न किसी को बना रहे हो ना जी ऐसा तो है नहीं कि आप बन रहे हो। कहीं कहीं मानिए कुछ विधानसभा में ऐसी स्थिति होगी, तो फिर एक विचार करने में क्या बुराई है? आप समाजवादी को वोट करोगे या बहुजन समाज को करोगे या कांग्रेस को करोगे, तो बुराई क्या है? एक बार विचार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर विचार करें तो क्या भाजपा से मुसलमानों को टिकट मिल सकता क्या है? भाजपा ने पिछली लोकसभा में टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में? आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके निजी जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में।
अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। 6 भाई हैं, भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ, 5 मुझसे छोटे भाई हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से नाम रोशन भी कर रहे हैं। बहन है हमारी 3, सब अपने विवाहित जीवन को पूरा कर रही हैं। मेरे खुद 3 बच्चे हैं, एक प्यारी सी बिटिया है, 2 बेटे हैं, वो अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं। सब बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड को लेकर हाँ, वक्फ बोर्ड को लेकर के भाजपा आज मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नहीं, गलत, सवाल ही गलत है आपको। कहाँ सौतेला व्यवहार हो रहा है? आप पढ़िए इसको, देखिए और छानबीन करिए कायदे से, इस पे और गहराई में जाइए, कहीं कोई गलत नहीं हो रहा है। अच्छी पार्टियों ने इसको ज़्यादा उठा दिया है अलग तरीके से, इसमें और कुछ है। अच्छा, एक बात तो लोगों के दरमियान आया है कि मदारिस ने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हुँ। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की बार-बार जाँच होती है, उसको बुलडोज़ कर दिया जाता है। ये ठीक सवाल है आपका। आपने क्या कहा, मदरसों को गिरा दिया जा रहा है। जी। तो इसमें क्या बुराई है? भाई मदरसों के काबिल होने चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है? कहीं पे भी कुछ भी ऐसे ये पैसे ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, भाई व्यवस्था तो होनी चाहिए, कागज पत्र तो होना चाहिए। क्या कर रहे हो, कौन लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ के लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मदरसों का बहुत अहम रोल रहा है इस देश की शिक्षा में। ये सही है, बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। मैं खुद भी मदरसों में ही पढ़ा हूँ। शुरुआती जो मेरी शिक्षा है वो मदरसों से ही रही है। ठीक है, और मैं गर्व भी करता हूँ, फख्र भी करता हूँ मदरसों पे, और होना भी चाहिए। उसमें क्या है कि व्यवस्थित रूप से हो जाए, बस इतनी सी बात है। जो चीजें लिखा पढ़ी में नहीं थी, कागज पत्र में नहीं थी, वो आ जाए, बस उसमें और कुछ नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ व्यवस्थित करने के लिए सारी हाँ, चीज़ें सारी की जा रही व्यवस्था हैं। बने की व्यवस्थित करने के नाम पे बुलडोज़ करना। नहीं, कोई क्यों नहीं, बहुत लोगों को घर गिर रहे हैं, तो जिन लोगों ने नजूल में बना रखा है, ग्राम पंचायतों में बना रखा है, ग्राम सभाओं में बना रखा है, सरकारी जमीनों को कब्जा कर रखा है, तो क्यों नहीं गिरेंगे वो? अगर वो कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर उनकी जमीन नहीं है, उनकी पुश्तैनी नहीं है, या उन्होंने उसको खरीदा नहीं है, वो कागज दिखाए, इसमें क्या बुराई है? कागज की जाँच किसी तो हो वो तो सकती है, सबके साथ लेकिन हो रहा है। अगर कहीं पे दंगा होता है, वहाँ पे डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनके घर को बुलडोज़ कर दिया जाता है। वो शासन का काम है, वो एक शिकायत हो सकती है, और उसमें कुछ बातें हो सकती है, कहीं कुछ चूक हुआ हो, मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, सरकार देखेगी उस चीजों को। बहुत ही जबरदस्त और बहुत मजबूत सरकार है योगी जी की ये, बहुत बढ़िया देख रही, बहुत बेहतरीन तरीके से। कुछ भी गलत नहीं होगा और किसी के साथ नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लखनऊ के गद्दी पे बैठे हुए जो शासक है, बहुत बढ़िया चला रहे हैं इस प्रदेश को, कहीं से कोई समस्या नहीं। एक मौलाना है, मुफ्ती सलमान असरी, एक लफ्ज़ बोलते हैं उन पर एफआईआर हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, क्या जेल बोला हो था जाती है। उन्होंने? मुझे पता नहीं, आप बताएं क्या बोला? उन्होंने कहा था हमारा दौर आएगा। कौन सा दौर आएगा? पूरा संविधान राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लेकिन इसी मुल्क में मुफ्ती सलमान अजहरी सिर्फ एक शेर पढ़ते हैं, उनका एफआईआर हो जाती है, उन पर मुकदमा हो जाता है, उन्हें जेल भी हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब उन्होंने जो बोला वो गैर संवैधानिक रहा होगा, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर हुआ। उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए, संविधान से चलने वाला देश है। उनको ये भी सोचना चाहिए, हिंदुस्तान इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इस देश का जो हिंदू भाई है ना, वो बड़ा भाई है। ये सोचना चाहिए उनको। उनको ये भी सोचना चाहिए कि मुसलमान यहाँ महफूज हैं। कुछ देखिए, कुछ जगहों पे, कुछ इलाकों में, कुछ जनपदों में, कुछ जगहों पे है थोड़ी बहुत दिक्कत है, मैं इस चीज को मानता हूँ, ये कहने में मुझे कोई भय भी नहीं है। लेकिन ये देश इसलिए लोकतांत्रिक है, ये देश इसलिए खुशहाल है क्योंकि इस देश का बड़ा भाई हिंदू है, छोटा भाई मुसलमान है। ठीक है, जी। सुनिए, ये हकीकत है ये। ठीक है, ये देश तब तक ही लोकतांत्रिक है जब तक इस देश में हिंदू समाज बड़े भाई की भूमिका में। इसमें क्या बुराई है भाई? कहीं भेदभाव नहीं दिखता है, कुछ चंद लोगों को छोड़ दे तो वो इस तरह का बयान देंगे, गैर संवैधानिक बयान देंगे, तो उनके पर एफआईआर नहीं होगा। अब क्यों भाई वो एकता को तोड़ रहे हो? ये देश सबका है, इस देश पे सबका हक है, और सबको ये जिम्मेदारी निभानी होगी। ये मातृभूमि सबकी है, सबको इस मातृभूमि को सलाम करना होगा। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है बताइए? अच्छा, आप एक मुसलमान हैं, बिल्कुल है, जब इसी मुल्क गर्व है, फख्र है। इसी मुल्क में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, उस पर एफआईआर होती है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं तो होती। उस पे जो कार्रवाई पूरे हुई, मुल्क में एफआईआर होती देखिए, है, लेकिन जो गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? वो कार्रवाई जो होनी थी हुई, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो गलत है, होनी चाहिए। उस पे मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद साहब पे ही नहीं, किसी भी धार्मिक गुरु पे, किसी भी धर्म के जो
बड़े बड़े गुरु रहे हैं, बड़े बड़े जो उनके जानकार रहे हैं, उन पे कोई कोई किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, हक ही नहीं है किसी को। और जहां तक धर्म से जुड़ा हुआ सवाल है, बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है उस पर, मैं आगे मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ और सभी को मैं मानता हूँ। मैं उनके विचारों से, जो भी धर्म है, चाहे वो मुस्लिम जी कुरान शरीफ हो, चाहे गीता हो, बाइबल हो या हदीस हो, सब में है क्या, सारे धर्म एक ही चीज कहते हैं, इंसानियत। हम इंसान है ही नहीं, बहुत कुछ बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डीएम आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, लेकिन हम क्या नहीं बन रहे, इंसान नहीं बन रहे। हमें सबसे पहले इंसान बनना है। जिस दिन हम इंसान बन गए उस दिन इंसानियत हमारे अंदर आ जाएगी, और जब इंसानियत आ जाएगी तो सभी धर्मों की इज्जत आ जाएगी। हम मिट्टी के प्रति, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, होना चाहिए बिल्कुल, अपने सरजमी से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए, उतना ही जितना हम मोहम्मद साहब से करते हैं, उतना ही जितना हम बीर अब्दुल हमीद से करते हैं, उतना ही जितना हम उस अशफाकुल्लाह खां से, शहीद अशफाकुल्लाह खां से करते हैं, उतना ही हमको इस मिट्टी से भी करना चाहिए। यही है सब कुछ हमारा, ये जमीन हमारी सब कुछ है। माँ है, एक माँ जिसने हमको जन्म दिया है अपने कोख से, ये एक माँ जो हमें ता क़यामत तक अपने गोद में रखेगी। ये आप देख रहे थे, बहुत ही बेबाक तरीके से इमरान खान साहब जो अपना अपनी बात रख रहे थे। मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमारी टीम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रिफात जी। हैं। जी, चलिए फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आपके साथ इस जरूर पॉडकास्ट के बैठेंगे। बारे में आपके दो शब्द क्या हो सकते हैं? बहुत बेहतरीन, बस मैं यही कहूंगा कि आप खूब आगे बढ़ें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें, जैसा कि आप कर ही रहे हैं हर क्षेत्र में, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है हमेशा। अल्लाह आपको अपने शाये में रखे। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, आपको ये बताना है कि इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, इसे कमेंट में आपको बताना है। और तीसरा, आप ये बता सकते हैं कि अगला मेहमान किसे रखा जाए, किसे बुलाया जाए और किसके साथ पॉडकास्ट किया जाए।